अच्छा जी, लेक्चर नंबर 14 का पार्ट 2। ठीक है, बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, क्राइटेरिया ले लिया, कब आप बनाते हो, कब आप बाय करते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ठीक है, अब हम डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं। सही है, ये मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ पीछे से हो गया। हाँ जी, अच्छा, अप्रोचेस क्या हैं फॉर बाय और मेक डिसीजन। हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास एनालिसिस है। आई एम सॉरी, लेट मी चेक इट अगेन कि रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा जी, तीन तरह के हमारे पास क्या है एनालिसिस है। एक है सिंपल कॉस्ट एनालिसिस, अगला है इकोनॉमिक एनालिसिस, और फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस। आई होप यू गाइज रिमेम्बर ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं बताऊंगी, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया आई होप होगा। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल कॉस्ट एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं। अब सिंपल कॉस्ट एनालिसिस में क्या है, उन्होंने सिंपल कॉस्ट एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ताकि एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो मुझे कहे थे साथ न्यूमेरिकल्स, तो ये देख लें कि हर टॉपिक के साथ एक एक इनका न्यूमेरिकल है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे। सही है, अच्छा, अब देखो, अ कंपनी, द कॉन्सेप्ट इज इलस्ट्रेटेड यूजिंग एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल क्या है, a company has extra capacity that can be used to produce a sophisticated fixture which it has been buying for rupees 900 each. अब एक कंपनी है, ठीक है, उसे कोई चीज क्या करनी है, या तो उसे डिसीजन लेनी है वो बाय करे, या तो उसे डिसीजन लेनी है वो चीज बनाए। इसके लिए वो देखेगा कि उसे कॉस्ट किस पे कम पड़ रही है। अब कॉस्ट एनालिसिस वो कौन सा कर रहा है, सिंपल कॉस्ट एनालिसिस। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कह दिया कि एक कंपनी है और वो बाय करती थी कोई चीज, रुपीज उसको पड़ती है 900 ईच। ईच का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर उसको चाहिए होती थी कोई प्रोडक्ट, सपोज 50 यूनिट्स चाहिए किसी चीज के। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट आप कितने यूनिट्स बाय करते हो। ठीक है, सपोज 1000 यूनिट्स चाहिए, चलो ये कह लो 1000 यूनिट्स चाहिए, तो एक यूनिट की उसको कितनी कॉस्ट पड़ती थी, रुपीज 900। तो फिर 1000 की आप कैसे चेक करोगे, 900 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, क्योंकि ये ईच एक की प्राइस है और आपने निकाली 1000 यूनिट्स की, क्योंकि आप 1000 यूनिट्स बाय करने का सोच रहे हो। ये बाइंग की कॉस्ट है, ये याद रखना, बनाने की नहीं है, बल्कि अगर आप बाय करो तो आपको ईच यूनिट की कितनी पड़ती है कॉस्ट, 900 रुपीज। अच्छा, आगे क्या है, इफ द कंपनी मेक्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि जब बाय करती है तो 900 यूनिट्स पड़ती है ईच, लेकिन अगर वो मेक करती है यानी कि बनाती है तो क्या होता है, इट विल इनकर मटेरियल्स कॉस्ट। उसको मटेरियल्स कितने के पड़ रहे हैं। अब देखो, जब आप बाय कर रहे थे तो आपने डिफरेंट चीजें देखनी थी। बाय में आपको क्या होता है कि किस किस चीज की कॉस्ट पड़ती है, कि आपने कोई भी चीज बाय की, ठीक है, तो कोई बंदा आपको देने आया या आप लेने गए या जो भी, कंपनी वाली ऐसी चीजें चलती है ना, प्रोडक्ट उड़ के तो नहीं आ जाती, पूरी कॉस्ट लगती है, जाके लेनी है या वो आपके पास लेके आएंगे या जो भी, वो वाली कॉस्ट हो गई। उसके अलावा उस चीज को अब आपने स्टोर करना है, अब आपने रखना अपने पास किधर है, उस जगह का रेंट, सारा कुछ। ठीक है, वो सारी कॉस्ट होती हैं। खैर, इन्होंने हमें बता दिया सिर्फ यहाँ पे 900 ईच है। अब उसको बनाने के लिए भी तो डिफरेंट कॉस्ट आएंगी, बल्कि काफी सारी आएंगी। बनाने के लिए अब आपको मटेरियल भी खुद चाहिए, आपने जो लोग बना रहे हैं, जो लेबर है, उनको भी पे करना है। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इधर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वर्ड यूज हुआ है, कि वो क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो आपको और कॉस्ट पड़ रही है, बिजली की पड़ रही है, पानी और चाहिए, जो भी चीजें। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट में आता है। और ये सारी कॉस्ट आपको पड़ती हैं अगर आपने कोई चीज खुद बनानी है। तो अब आप डिसाइड करोगे इस पूरे को सॉल्व करके कि आइदर इट इज बेटर टू बाय समथिंग और टू मेक इट योरसेल्फ। ठीक है, द कंपनी शुड मेक इट इटसेल्फ। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पे हम थे ये, इट विल इनकम मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हो गई 300 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट उसे क्या पड़ रही है, जिसे लेबर को कॉस्ट देनी पड़ रही है 250 पर यूनिट। और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितनी पड़ रही है, रुपीज 100 पर यूनिट। ठीक है, द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जो भी कैपेसिटी अनयूज्ड है उसकी, 10 लाख रुपीज। ठीक है,
डिमांड ओवर द नेक्स्ट ईयर, अब ये सारी उन्होंने बता दी कि जी बाय करने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, बनाने की कितनी सारी, ये सारी कॉस्ट पड़ रही है। अब डिमांड कितनी है, कितने यूनिट्स चाहिए, 5000 यूनिट्स चाहिए। डिमांड आपकी जो एक साल की है वो कितनी है, 5000 यूनिट्स। तो वुड इट बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी टू मेक द फिक्सचर्स? अब हमें डिसाइड करना है कि आइदर द कंपनी शुड मेक इट और बाय इट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। सिंपल कॉस्ट एनालिसिस क्या है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि हमें बनाने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट टू मेक। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी कॉस्ट्स है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपने दिमाग सही से यूज करना है कि कौन सी कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई हो रही है, किस में ऐड हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट थी उसमें ये तीनों ऐड होंगी। उसमें हमें वेरिएबल कॉस्ट में जो ओवरहेड्स यानी ऊपर की कोई कॉस्ट पड़ी थी वो भी, मटेरियल की जो कॉस्ट पड़ी थी वो भी, जो हम लेबर को दे रहे हैं कॉस्ट वो भी, इन सारों को ऐड कर लेंगे। पहले क्या है मटेरियल, तो उन्होंने मटेरियल की हमें कितनी बता दी, 300, तो हम 300 ले लेंगे। उसके बाद है लेबर, भी हम ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट भी, क्योंकि हमें बनाने में वो भी पड़ रही है, तो वो क्या है 250 पर यूनिट, 250 भी ऐड करेंगे। फिर क्या है ओवरहेड्स की कितनी पड़ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹100 पड़ रही है पर यूनिट, वो भी ऐड करेंगे। तो टोटल जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ये बात याद रखनी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में पर यूनिट नहीं होता तो फिर आप देख लें, ठीक है। और अगर है पर यूनिट, इसका क्या मतलब है कि पहले हमने ये कॉस्ट निकालनी है, जो पर यूनिट टोटल में वेरिएबल पड़ रही है वो कितनी है, 650 है, 650 rupees. Now we have to find the actual total variable cost which is not for each unit but for all the demand we have to make. ठीक है, हमारी डिमांड कितनी है, 5000 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे कि 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 650, क्योंकि अब बनाने हमें 5000 है और हर यूनिट की 650 कॉस्ट पड़ रही है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जो हमें वो प्रोडक्ट बनाने के लिए पड़ रही है। तो हमें कॉस्ट टू मेक कितनी पड़ रही है, ₹32,50,000। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि बनाने में कितनी पड़ रही है। अब हमें बाय करने की कितनी पड़ रही है, अब वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सॉरी ये एंड का एक चीज और इसमें ऐड करनी है। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है, 32,50,000। अब एक चीज और हमें जो गिवन थी, ये चीज याद रखनी है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सॉरी ये भी तो हमने ऐड करनी है। हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, वो सारी हमने ऐड कर ली और सारे यूनिट्स की निकाल ली। अब हमें पूरी कॉस्ट देखनी है कि हमें बनाने में सारी की सारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और साथ में फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है। ठीक है, अच्छा जी, फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है ₹10,00,000। तो हम इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो हमने फाइंड की है फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। ऐड करना है बिकॉज वी नो टोटल कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमने पीछे निकाल ली, तो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें टोटल कॉस्ट टू मेक दैट प्रोडक्ट कितनी पड़ रही है, 42,50,000। अब आपने इस कॉस्ट को जो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई से कंपेयर करना है उस कॉस्ट से। ये तो आपको बनाने की कॉस्ट आ गई, अब आपने देखना है अगर मैं बाय कर लेता हूँ तो कॉस्ट कम पड़ती है या ज्यादा। तो जिस भी चीज में कॉस्ट कम होगी आप वो वाली चीज डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो आपका डिसीजन वो वाला हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या है, कॉस्ट टू बाय कैसे निकालनी है, वेरी सिंपल। हमें परचेज कॉस्ट मैंने आपको पहले भी ऊपर बताई थी, अब 5000 यूनिट्स है। अब ये जितनी कॉस्ट उन्होंने बताई थी कि जी इस चीज की इतनी पड़ रही है, इस चीज की इतनी कॉस्ट पड़ रही है, ये सारी उन्होंने कहा था अगर आप खुद बनाए तो। ठीक है, साफ साफ न्यूमेरिकल में मेंशन्ड है। अब अगर बाय करें तो उन्होंने हमें क्या बताया था कि आपको फॉर ईच यूनिट कितनी पड़ती है, 900 कॉस्ट पड़ती है। तो यहाँ हमने ये 900 यूज करना है। टोटल डिमांड तो वही है 5000, बनाओगे आप 5000 बाय करोगे। अगर बाय करने हैं तो उसको कौन सी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, जो न्यूमेरिकल में बाय की गिवन थी। बाय करने के लिए उन्हें हमें कहा कि आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो 900 पर यूनिट है,
तो हमें चाहिए 5000 यूनिट्स। तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, द आंसर इज ₹45 लाख। तो हमें जो भी परचेज कॉस्ट पड़ेगी वो 45 लाख है। अभी भी हम इससे इससे कंपेयर नहीं करेंगे अपनी मेकिंग वाली से, क्योंकि हमने जो बाय कर रहे हैं उसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट डालनी है। ठीक है, अब देखो हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कोई चीज बनानी थी तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है और ऊपर की वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन अगर कोई चीज हमने बाय करनी है तो हमने अपना बिजनेस तो स्टार्ट किया है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें इन एनी केस पड़ेगी, चाहे वो चीज हम अपने पास बना रहे हैं या किसी से ले रहे हैं। लेके तो अपने पास ही लाएंगे ना, ठीक है। तो आपकी जो जगह है, जो भी उसका रेंट शेंट सब कुछ, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट उस पर तो पड़ेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही है, ठीक है, वो कितनी है, वो फिक्स्ड ही रहती है, विच इज 10 लाख। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमने बाय की कॉस्ट निकाली उसको हमने फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ऐड कर लेना है। तो इट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 55 लाख। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई बाय करने की भी, टोटल कॉस्ट परचेज करने की भी, सॉरी मेक करने की भी। अब हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे कौन सा सस्ता है, बनाना के इसको खरीदना। ठीक है, खुद बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। The cost of making fixtures is less than the cost of buying. Therefore, the organization should make the fixtures. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करेगी कि हम खुद बना लेते हैं बजाय कि हम उसे बाय करें, क्योंकि खुद बनाने की जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बस आपने याद रखना है कि यूनिट्स हैं तो मल्टीप्लाई करना है और न्यूमेरिकल में से सही से देखना है कि आप कॉस्ट टू बाय निकाल रहे हो तो आप वही वाली कॉस्ट यूज करो जो बाय की है। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में ऐड करनी है, मेकिंग के लिए भी और बाइंग के लिए भी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करोगे। टोटल कॉस्ट को आप उसमें कंपेयर करोगे कि अब टोटल जो कॉस्ट है उसमें क्या सस्ता क्या महंगा पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक दफा देख लेते हैं हम हमारी रिकॉर्डिंग टाइम। ठीक है, अच्छा, अब क्या है हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या है, फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से याद करने हैं, बिल्कुल सही, कहाँ प्लस है कहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, या फॉर्मूलाज हम देख लेंगे जैसे भी कि आपको देने हैं, खुद से आप प्रोसीजर करो या आपको खुद करने हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप सारा इसको क्या है याद कर लो। अच्छा जी, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, द फॉलोइंग इन्वेंट्री मेथड्स आर कंसिडर्ड टू इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट, परचेज मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। या तो आप क्या करो, परचेज कर लो यानी बाय कर लो, बस नाम थोड़े चेंज कर दिए, या आप क्या कर लो, मैन्युफैक्चर कर लो यानी कि खुद ही मेक कर लो, खुद ही बना लो। इसका इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, पहले तो सिंपल एनालिसिस था, अब इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए ये हमारे पास पूरा परचेज मॉडल है, यानी अगर हम किसी चीज को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो इतनी क्वांटिटी हमें बाय करनी चाहिए। ठीक है, ये क्यू वो है उसका फॉर्मूला है, और टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी वो ये उसका फॉर्मूला है। या फिर अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो यानी कि खुद बनाते हो, तो कितनी क्वांटिटी है और आपको उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये सारा उसका फॉर्मूला है। फिर इन दो कॉस्ट को आप क्या करते हो, आपस में कंपेयर करते हो एंड यू डिसाइड वेदर टू परचेज और वेदर टू मैन्युफैक्चर यानी कि मेक। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, फॉर्मूला फॉर ई ओ क्यू एंड टोटल कॉस्ट फॉर ईच मॉडल। इसके लिए भी ई ओ क्यू और टोटल कॉस्ट दे दी है, इसके लिए भी ई ओ क्यू और टोटल कॉस्ट दे दी है। ई ओ क्यू क्या है, ठीक है, ई ओ क्यू मैंने आपके लिए एक स्लाइड सेव की है, ये रही ई ओ क्यू। ठीक है, ई ओ क्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी। ऑप्टिमम क्या होता है, जो बड़ी सूटेबल एक क्वांटिटी है, आपने देखनी है कि कौन सी सूटेबल क्वांटिटी है ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड एट वन टाइम in order to minimize the annual total cost of ordering and carrying or holding items in inventory। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ उसका क्या मतलब है। देखो वो क्या कह रहे हैं कि आपने एक ऑप्टिमम क्वालिटी गुड्स की डिसाइड कर देनी है जो आपको परचेज करनी चाहिए किसी एक टाइम पे, और ये आप क्यों करोगे, क्योंकि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दीज कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कौन सी है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या मतलब है कि आपने अब ऑब्वियसली कोई चीज़ किसी से परचेज करनी है, बाय करनी है, तो आप उसको ऑर्डर करोगे
उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। जैसे मैंने बताया कि पहले आपने ऑर्डर करना है, तो हो सकता है आप वहाँ जाओ, ठीक है, तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये वो उसको बताओ, फिर चीज़ें लेके आओ, उसकी कॉस्ट या और सारी कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डर करने के लिए जो लगेंगी वो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगी। फिर क्या है अगली कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग और होल्डिंग का क्या मतलब है कि जब आप किसी से कोई चीज लेते हो, ठीक है, मेरी डिमांड थी 1000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के। अब मैंने वो 1000 यूनिट्स मंगवा तो लिए, अभी मैंने उनको बेचने से पहले उनको कहीं रखना तो है, उनको कैरी तो करना है, उनको होल्ड तो करना है, ठीक है, इन्वेंट्री में। तो उस पे जो कॉस्ट आएगी वो कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट। तो वी हैव टू कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। और हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों कॉस्ट हमारी क्या हो, मिनिमाइज हो, बहुत कम हमें पड़े। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्टिमम क्वालिटी है, कौन सी सूटेबल या बेस्ट क्वांटिटी है जिसको हम परचेज करें एक टाइम पे, एट वन टाइम, कि हमारे जो ऑर्डर कॉस्ट है वो भी कम पड़े और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम पड़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा जी, यहाँ हम आ गए, ठीक है। अब क्या है कि ये हमने क्वांटिटी निकाल ली, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसमें चीज़ें देख लो क्या क्या है, ठीक है। इन दोनों फार्मूलाज में बस चीज़ें आपको सारी पता हो तो आप उन्हें इजीली निकाल सकते हो। चीज़ें क्या है उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। डी है, कैपिटल डी, डिमांड पर ईयर, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं, उसकी क्या क्वांटिटी डिमांड हो रही है पर ईयर, ये वो डिमांड हो गई। कैपिटल पी क्या है, परचेज प्राइस पर यूनिट। परचेज प्राइस मैंने आपको बताया वह क्या होती है, पर यूनिट परचेज प्राइस क्या है कि आपको कोई चीज परचेज करने में कितने कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। जिसका पीछे एग्जांपल क्या थी, 900 जो आपको बाइंग कॉस्ट पड़ जाती है उस तरह, ठीक है। कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, सी सी, ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एक यूनिट की पर ईयर हमें कैरिंग कॉस्ट क्या पड़ती है। कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको पीछे समझा दिया कि अब आप उस चीज को कैरी भी करना है, होल्ड भी करना है अपने पास, तो उस पर जो भी कॉस्ट पड़ेगी। CO क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि जब आप ऑर्डर करोगे, ये भी मैंने अभी आपको साइड से बता दिया, जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्लैश ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट स्लैश सेटअप कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सारी आपकी ऑर्डर कॉस्ट में आ जाता है, C0। स्मॉल के क्या है, आपका प्रोडक्शन रेट है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स पर ईयर क्या है, ठीक है। उसका प्रोडक्शन रेट क्या है, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स पर ईयर, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल आर क्या है, डिमांड पर ईयर, ये यही है। कैपिटल डी और स्मॉल आर जो है वो एक ही चीज़ है, जो भी डिमांड जितनी भी पर ईयर होगी, अभी फॉर्मूला में यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्या चीज़ है, Q1 क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, ठीक है, कि ऑर्डर अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है तो उसका क्या साइज होगा। और Q2 क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन साइज, यानी कि अगर आपने प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है तो कितनी करनी चाहिए, ये Q2 है, ठीक है। फिर क्या है, टोटल कॉस्ट पर ईयर कितनी होगी। अब हम वापस पीछे जाते हैं, ये देखो सारी चीजें हमने पढ़ ली। परचेज में हमने क्या पढ़ा, Q1, इसका पहले हमने निकाल लेना है कि कितनी क्वांटिटी, क्या है Q1 हमारा, जो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है, यानी कि हमने कितना ऑर्डर करना है, ये हम कितना परचेज करना है वो क्वांटिटी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय C0। C0 हमें पता है क्या है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो हमें ऑर्डर करने पे कॉस्ट पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय डी क्या है, जो भी हमारी डिमांड पर ईयर है, डिवाइडेड बाय सी यानी कैरिंग कॉस्ट, जो भी हमें कैरी करने की कॉस्ट आ रही है वो, और उसका क्या लेना है, अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, जो भी हमने क्या करनी है, परचेज क्वांटिटी करनी है, ठीक है, ऑर्डर करनी है। उसके बाद हम इस क्वांटिटी से क्या निकाल लेंगे, अपनी टोटल कॉस्ट, क्योंकि बेसिकली तो हमें आपस में दोनों कॉस्ट को मल्टीप्लाई कंपेयर करना है ना, कि क्या बेटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाली, अपनी टोटल कॉस्ट निकाली। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, डी डिमांड पर ईयर है, हमें पता चल गया। पी क्या है, परचेज प्राइस है, मैं आपको नीचे बता चुकी हूँ, प्लस डी दोबारा क्या है, डिमांड है। C0 क्या है, आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट पड़ेगी, डिवाइडेड बाय Q1, ये क्वांटिटी है जो आपने फाइंड की, वो इधर पुट कर लोगे, प्लस Q1 दोबारा जो क्वांटिटी फाइंड की Q1 वो पुट कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय C
ठीक है। ये क्या है, आपकी जो कैरिंग कॉस्ट होगी डिवाइडेड बाय 2, तो ये सारे आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड शैड करके, तो आपके पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट अगर आप परचेज करते हो कोई चीज। ठीक है। अब इसे कंपेयर किससे करना है, अगर आप कोई चीज खुद बनाने का सोचते हो, क्या वो बेटर है या परचेज करना बेटर है। तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, क्यू नॉट, यानी कि जो भी आपने क्वांटिटी बनानी है ये वो है। इसके फॉर्मूला में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय सी नॉट ऑर्डर कॉस्ट है, डी क्या है जो भी आपकी डिमांड पर ईयर है, डिवाइडेड बाय सी, सी आपकी जो भी कैरिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होगा सारा, 1 माइनस आर बाय के। अब ये जो आर है डिमांड पर ईयर, ये यही है, डी लिख दो इधर, आर लिख दो, ये यही बात है। ठीक है, लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज ये बात अब सुन लें, इसको दिमाग में रखें कि यहाँ पे अगर जो भी डिमांड है वो इधर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय के क्या है जो प्रोडक्शन रेट है, यानी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पर ईयर बन रहे हैं। तो आपकी क्वांटिटी आ गई, अगर आप मैन्युफैक्चर करो तो कितनी क्वांटिटी बनाओ। अब इस क्वांटिटी से हमने क्या निकाल लेना है, टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डी क्या है डिमांड पर ईयर, मल्टीप्लाई बाय पी आपकी क्या होगी जो परचेज प्राइस होगी पर यूनिट की, फिर डी में क्या है यही वाला डिमांड, सी नॉट क्या है ऑर्डर कॉस्ट, डिवाइडेड बाय Q2 ये जो आपने फाइंड की वो वैल्यू, प्लस सी आपकी कैरिंग कॉस्ट, फिर के क्या है प्रोडक्शन रेट, माइनस आर क्या है यही डिमांड पर ईयर, मल्टीप्लाई बाय Q2 क्या है जो भी आप फाइंड करोगे उसकी वैल्यू यहाँ लगाओगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय के क्या है प्रोडक्शन रेट नंबर ऑफ यूनिट पर ईयर जो होगा। दोनों कॉस्ट आएंगी इस फॉर्मूला से और आप उनको क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। अब इसकी कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद सिर्फ क्या रह जाएगा आपका थर्ड मेथड रह जाएगा। मैं एक दफ़ा रिकॉर्डिंग का टाइम देख लूँ, 22 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसको यहाँ बंद करती हूँ। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको इसकी एग्जाम्पल और जो लास्ट प्रोसीजर है जो थर्ड एनालिसिस है वो सारा बता दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू।